अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, but they are very beneficial for Sindh, Punjab, and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal, and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके क्लास, बी अलर्ट, प्लीज डोंट टच ऑन द बोर्ड। सिर्फ जूम करने के लिए कीजिएगा और लेक्चर को हटाने के लिए नहीं। अब स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन शॉट लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2 विच इज साउंड। हमने साउंड चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी और आज हम सबको कंबाइन करके पढ़ें। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब वन शॉट लेक्चर होता है तो उसमें बहुत शॉर्टली चीज़ों को डिस्कस करते हैं, बट क्योंकि हम लोग स्पेशल हैं तो इसलिए हमने ऐसा वन शॉट लेक्चर बनाया है जो हमारे पिछले सारे लेक्चर्स को कंबाइन करके ही बनाया। इसमें कुछ चीज़ों को शॉर्ट नहीं किया फुल डिटेल में, लेकिन बस हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे। सबसे पहले कि साउंड किसे कहते हैं, तो कौन बताएगा व्हाट इज साउंड? और क्योंकि ये वन शॉट है तो आंसर्स भी जल्दी जल्दी देने हैं। हाँ जी बोले। साउंड एक वेव होती है जो कि किसी भी चीज वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होता है। किसी भी चीज की वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, एग्जैक्टली तो कुछ ऐसा है कि जब भी ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं तो उनमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसा क्यों होता है कि जब ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं तो उनके अराउंड एयर भी वाइब्रेट करती है, और एयर वाइब्रेट कर करके आपके एयर्स तक पहुंच जाती है, और इसी वजह से आपको आवाज आती है। देखो, हम वाइब्रेशंस को देख तो नहीं सकते, लेकिन हम वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट था हमारे पास जिसने कहा था कि हम कहते हैं कि दो तरह की वेव्स होती हैं। मैं आधी एक मैं कहती हूँ, एक आप बताओ, ठीक है? तो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। प्लीज अनम्यूट योर माइक्स इफ यू कैन, ताकि आप लोग इंटरेक्ट कर सके ज्यादा। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यस, वो कौन सी वेव्स है हमारे पास जो कि साउंड पर, जो कि मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, मतलब जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखो, साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, इनको मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। जब तक इनको मीडियम नहीं मिलेगा दे कैन नॉट ट्रैवल। अब इस बात को हम तो नहीं मान सकते ना, तो हम लोग को तो हर चीज के लिए एक प्रूफ चाहिए। सो ये प्रूफ दिया था रॉबर्ट बॉयल ने। जल्दी से बताओ कि रॉबर्ट बॉयल का आपने कौन सा लॉ पढ़ा हुआ है? वॉल्यूम एंड प्रेशर वाला। नाम नाम बताओ ना, ये वॉल्यूम प्रेशर क्या है? तो नाम था बॉयल्स लॉ, ठीक है, क्योंकि इनका लॉ था। तो इन्होंने वॉल्यूम एंड प्रेशर के रिलेटेड एक लॉ दिया था, और इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इन्होंने ही हमें ये एक्सपेरिमेंट बताया था जिसके जरिए हमें पता चला था कि साउंड को मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए। तो इन्होंने किया क्या था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था बेल जार एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक बेल को एक जार में रख दिया था, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो हुआ क्या कि इन्होंने इस बेल को जार में रखा, और उसमें एयर वगैरह सब कुछ थी, और जार को कनेक्ट किया, बल्ब को कनेक्ट किया बैटरी से, और जार को कनेक्ट किया एक वैक्यूम पंप से। तो हुआ क्या कि पहले तो उन्होंने बल्ब, बैटरी, अरे अरे अरे, बल्ब नहीं था वो बेल थी। इन्होंने बेल को रखा था जार में, बेल को कनेक्ट किया था बैटरी से, और जार को कनेक्ट किया था वैक्यूम पंप से। तो उन्होंने किया कि जैसे ही बैटरी ऑन की तो बेल बजने लगी। तो शुरुआत में तो आवाज आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे ये वैक्यूम पंप की हेल्प से जार में से एयर को निकालते गए, रिमूव करते गए, तो आराम आराम से जैसे सारी की सारी एयर खत्म हो गई, तो बेल बजना रुक गई। इसका मतलब कि वो जो बेल की आवाज थी उसको ट्रेवल करने के लिए उस जार में मौजूद हवा की जरूरत थी। जैसे ही जार में से हवा खत्म हो गई तो बेल की आवाज आना भी बंद हो गई। सो दिस इज कॉल्ड बेल जार एक्सपेरिमेंट विच वाज गिवन बाय बॉयल्स, रॉबर्ट बॉयल। और इन्होंने इसमें यही प्रूव किया दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, एंड दैट मीडियम इज मे बी एयर, मे बी वाटर, मे बी एनी सॉलिड।
ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई भी है कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट में हुआ था जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन इसका साइंटिफिक प्रिंसिपल देखते हैं। साउंड ट्रेवल बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स इन मीडियम। साउंड कैसे ट्रेवल करता है? वाइब्रेटिंग पार्टिकल से। अब वो मीडियम सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी, गैस का भी। लेकिन वैक्यूम में, क्लास व्हाट इज वैक्यूम? व्हाट डज मीन बाय वैक्यूम? जिसमें कोई मीडियम ना हो, क्लोज सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर इज कि वैक्यूम उसे कहते हैं जिसमें कोई भी मीडियम ना हो। अभी हमने बेल जार को देखा था, ठीक है, स्पेस हमारे पास वैक्यूम है क्योंकि उसमें हमारे पास एयर नहीं है, ठीक है, मीडियम नहीं है कोई ट्रेवलिंग के लिए। अब इससे रिलेटेड आपके पास दो एमसीक्यूज हैं। वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड? बी। ओके, आप कह रहे हैं बी, कंजुल इज सेइंग बी, सानिया एन तो वे ऑप्शन नहीं है सानिया। बी, अच्छा, ओके। इकरा एंड नुजिला? इकरा भी कह रही है बी। The correct answer is also B, vibration of an object. We have the second question over here. The bell jar experiment demonstrate that, नील कह रहे हैं C. Bell jar experiment क्या demonstrate करता है? Kanzul is saying C. इकरा भी कह रही C, सानिया भी कह रही C. ये उंजिला, जो उंजिला बोलेंगी वही सही होगा। उंजिला आप A भी बोलोगी तो A सही है। पता चले हम लोग उंजिला के आंसर का वेट करें, इकरा क्लास छोड़ के उंजिला क्लास लीव करके कहीं चली गई हूँ। अच्छा, सी। देखो उंजिला, मैं कह रही थी ए बोलो। द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो सी, कि साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। तो बेटा यहाँ पर हमारे दो एसएलओज होते हैं कंप्लीट। कि साउंड क्या होता है? ठीक है, हमने डिस्कस किया कि मैकेनिकल वेव होती है और ये प्रोड्यूस होती है बाय वाइब्रेशन। और बेल जार एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया जिसके जरिए हमें पता चला कि साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। देखो क्लास, नील के अलावा मुझे इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर दे। सवाल ये है कि जो साउंड है, ठीक है, वो मैकेनिकल वेव है, लेकिन मैकेनिकल वेव्स की भी दो टाइप्स थी। कौन कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। एक्सीलेंट शामिर, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। लेकिन जो हमारे पास साउंड है, इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हमें प्रूव करना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड है या नहीं है। और पहली बात कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डज मीन बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव? देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ऐसी वेव होती है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव की डायरेक्शन के पैरेलल मूव करते हैं। चलो ये बताओ, पैरेलल और परपेंडिकुलर में क्या फर्क है? मैं आपके लिए ऑप्शन भी देती हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास कि ये वेव की डायरेक्शन है और ये पार्टिकल्स की डायरेक्शन है। और ऑप्शन नंबर बी आपके पास कि ये वेव की डायरेक्शन है और ये पार्टिकल्स की डायरेक्शन है। विच ऑप्शन डेमोन्स्ट्रेट द पार्टिकल्स मूविंग पैरेलल टू द वेव मोशन? ऑप्शन नंबर ए या बी? बी? और जी तो ऑप्शन नहीं है। क्या कह रहे हो आप लोग? कौन कौन से ऑप्शन दे रहे हो? कभी एन कभी जी। अच्छा, जी बी, सही सही। बी। बी, ओके, कंसोल ने बोल दिया ना, बस लॉक कर देते हैं। द करेक्ट आंसर एग्जैक्टली क्या? द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो बी। देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब होता है, दो तरह की वेव्स थी। एक जिसमें वेव की डायरेक्शन अगर आगे की तरफ है तो पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो। और दूसरा वो था कि जिस तरफ वेव हो उसी तरफ पार्टिकल्स की मूवमेंट हो, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव मोशन के पैरेलल मूव करते हैं एक ही डायरेक्शन में। इन कंट्रास्ट, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं उनमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलर मूव करते हैं। खैर, लेट्स मूव ऑन टू द साउंड वेव्स एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखो, साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, कि वीडियो वैक्यूम में ट्रेवल तो कर नहीं सकते। तो जब भी कोई चीज वाइब्रेट होती है, लाइक ट्यूनिंग फॉर्क जो हम इस्तेमाल करते हैं साउंड की नेचर को जानने के लिए, तो हम देखते हैं कि होता क्या है।
लाइक फर्स्ट इमेज में अगर आप देखो, दिस इज अ ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है, ये स्टील तक का, मेटल तक का कोई सब्सटेंस होता है। तो सबसे पहले एज द ट्यूनिंग फॉर्क मूव्स, एयर प्रेशर एम्पलीट्यूड राइजेस इन नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, ओवर टाइम दिस चेंज प्रोपगेट्स आउट। लेट्स सी, ट्यूनिंग फॉर्क को जैसे ही आपने वाइब्रेट किया, तो पहले ट्यूनिंग फॉर्क कुछ इस डायरेक्शन में था और फिर जैसे ही वाइब्रेट हो तो आगे की तरफ जाता है। जब ट्यूनिंग फॉर्क आगे की तरफ जाता है तो वो एयर के पार्टिकल्स को पुश करता है, जिसकी वजह से जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से आपस में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ठीक है। और फिर जब ट्यूनिंग फॉर्क की डायरेक्शन इनवर्ड मूव होती है, क्योंकि वाइब्रेट करके वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा, जैसे ही वो वाइब्रेट करने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो दोबारा इस तरह से आपस में से दूर हो जाते हैं, क्योंकि इसकी वाइब्रेशंस वापसी की तरफ आ रही हैं। तो जहां पर एयर के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब हुए थे, उसे हम कहते हैं कंप्रेशन या रेयरफैक्शन। कंप्रेशन। एक्सीलेंट। और जहां पे एयर के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर है, उसे हम कहते हैं रेयरफैक्शन। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि साउंड क्या करता है, जब हम ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करते हैं तो इट पुशेस नियर बाय पार्टिकल्स टुगेदर, तो ये नियर बाय पार्टिकल्स को आपस में पुश करता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, एंड दैट इज नोन एज कंप्रेशन। और जैसे ये वाइब्रेट होने के बाद वापस की तरफ आता है, तो जो एयर के पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, बिकॉज वाइब्रेशंस इनवर्ड हो रही हैं, तो दैट क्रिएट्स रेयरफैक्शन। These compressions and rarefactions travel throughout the medium in the same direction as the wave. और ये उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव, दैट इज द रीजन कि हम कहते हैं कि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में, चलो एक और चीज बताओ, देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस होती हैं। हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि ट्रांसवर्स वेव में डैश एंड डैश होता है, क्या क्या? यस कंजुल? Crest and trough. एग्जैक्टली, क्रस्ट एंड ट्रफ। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दैट साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये ट्यूनिंग फॉर्क है, जैसे ही ये मूव करता है इनवर्ड तो रेयरफैक्शन क्रिएट होती है, और जैसे ये आउटवर्ड मूव करता है तो कंप्रेशन क्रिएट होती है। यही कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हमारे कानों तक पहुंचती है और हमें साउंड की आवाज आती है। नाउ आई डू हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, पार्टिकल मोशन इज पैरेलल। पैरेलल। कौन सा ऑप्शन है? बी। ओके, कंजुल भी कह रही है बी, सानिया भी कह रही है बी। ऐसे सेकंड्स में आंसर दिया करो, लगे मतलब कितनी पढ़ने वाली क्लास है। नील कह रहे हैं बी। नील को डाउट भी नहीं है, कह रहे हैं बी है, बस गलती से गलत पढ़ लिया। अच्छा, पहले आपने सी बोला था, अच्छा अच्छा अच्छा। इकरा जी जी जी। चीटिंग खोर। द करेक्ट आंसर इज बी, पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इन साउंड वेव्स कंप्रेशंस आर रीजंस ऑफ, जहां पे कंप्रेशन होती है वो कौन सा रीजन होता है? लो प्रेशर, हाई प्रेशर, इक्वल प्रेशर या नो पार्टिकल्स? हाई प्रेशर। सी। हाई हाई प्रेशर। प्रेशर। शामिर भी कह रहे हैं हाई प्रेशर। एंड सानिया, इकरा एंड कंजुल? सानिया कह रही बी, कंजुल कह रही बी। द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो एवरीवन वेल डन, हाई प्रेशर। लास्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिट, अच्छा एक सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस इज कॉल्ड, अब बोले क्या कह रहे हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ। कंजुल भी कह रही है वेवलेंथ। बाकी जी नेट सी। सी। ओके, इकरा भी कह रही सी, सानिया भी कह रही सी। वेल डन ऑल ऑफ यू, द करेक्ट आंसर इज सी, वेवलेंथ। तो ये भी हमारा हो गया डिस्कस एक एसएलओ। क्लास बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे हम, क्योंकि वन शॉट हमने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी पढ़े, बट समझ तो आ रहा है ना? रिपीट हो रहा है सब कुछ? जी मिस। ओके, हमने डिस्कस किया साउंड, बेल्जर एक्सपेरिमेंट विच प्रूव दैट साउंड रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड, एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी लाउडनेस, जिसको हम वॉल्यूम भी कहते हैं। देखो, लाउडनेस या वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई भी साउंड कितना स्ट्रॉन्ग या कितना सॉफ्ट है, और किस पर डिपेंड करता है कि वो लिसनर को कैसा फील हो रहा है, मतलब लिसनर जो है उसको वो साउंड लाउड सुनाई दे रहा है या स्लो सुनाई दे रहा है। तो बेसिकली हमें कैसे पता चलता है कि साउंड का वॉल्यूम या साउंड साउंड की लाउडनेस क्या है? तो इट इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। दिस इज एन एमसीक्यू पॉइंट।
वो एमसीक्यू पॉइंट ये है कि बताओ लाउडनेस किस चीज पर डिपेंड करती है, तो बेटा इट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है ये भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा लाउडर साउंड होगा, और अगर स्मॉलर एम्पलीट्यूड होगा तो मतलब सॉफ्टर साउंड होगा। एंड द लास्ट पॉइंट कि लाउडनेस को हम मेयर करते हैं डीबी यानी कि डेसिबल्स में। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आई वांट आस्क यू ऑल, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड? Hmm. जी जी बताएं। The distance from mean position to extreme point is known as amplitude. वेल डन। द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। जैसे कि आप देखो यहाँ पर एक वेव है, तो ये वेव का कहलाएगा इनिशियल पॉइंट, मीन्स यहाँ तक का। ठीक है, अब यहाँ से लेके एक्सट्रीमली वो ऊपर टॉप तक जितनी जितना भी डिस्टेंस कवर करे, और या फिर हम लोअर डाउन भी कह सकते हैं, अगर नीचे की साइड लाइक इस वाले पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक भी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड हमारे पास जितना ज्यादा होगा लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि अगर वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ज्यादा एम्पलीट्यूड कवर करती है, तो इट विल बी अ लाउड साउंड। और अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड कम है, देखो उसने मीन पोजिशन से जस्ट इतना सा डिस्टेंस कवर किया है, तो उसका लाउडनेस भी कम होती है। मैं मान जाऊंगी उस बच्चे को जो मुझे बता दे कि ऐसा क्यों है, एम्पलीट्यूड के बढ़ने से वॉल्यूम या लाउडनेस कम या ज्यादा क्यों होती है? Hmm. हाँ Amplitude के बताओ। बढ़ने में कम से किससे पढ़े हो तुम? कौन होती है। पढ़ा रहा है? तुम्हें इतना भी नहीं पता? अरे हाँ, मैं तो पढ़ा रही हूँ। वाइब्रेशन बढ़ती है। हाँ शामिर, देखो प्रूफ कर दिया ना आपने। एक्सेलेंट बेटा। होता क्या है कि जब हमारे पास एम्पलीट्यूड बढ़ता है, तो पार्टिकल्स के पास वाइब्रेशन भी बढ़ती है ना, जाहिर सी बात है, ज्यादा स्पेस है तो पार्टिकल्स वाइब्रेट भी ज्यादा करेंगे। जब पार्टिकल्स वाइब्रेट ज्यादा करेंगे तो उनके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, जब एनर्जी ज्यादा होगी तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। सो दिस इज द रीजन कि एम्पलीट्यूड के बढ़ने से लाउडनेस बढ़ती है। लेकिन कहते हैं कि एम्पलीट्यूड के अलावा दो और भी चीजें जिससे लाउडनेस बढ़ती है या कम होती है, मतलब दो और भी फैक्टर हैं। सो देयर आर टोटल थ्री फैक्टर्स विच अफेक्ट द लाउडनेस ऑफ साउंड। द फर्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड जो हमने अभी डिस्कस किया, द सेकंड वन इज एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एंड थर्ड वन इज डिस्टेंस। एरिया की बात करते हैं। देखो सेम बात है, आपने एम्पलीट्यूड को समझ लिया, फिर एरिया तो कोई डिफिकल्ट चीज ही नहीं है। ये आपके पास दो ड्रम है, एक ड्रम छोटा सा है और एक ड्रम का एरिया ज्यादा है। अगर आप नोट करो तो जो छोटे ड्रम की आवाज होगी उसका वॉल्यूम कम होगा, उसकी लाउडनेस कम होगी। लेकिन जो बड़े ड्रम की आवाज है उसका वॉल्यूम, उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी। रीजन सिंपल है, ये ड्रम थोड़ा सा बराबर बराबर लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, मतलब इसका एरिया इतना सा है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब एरिया कम है तो जब आप ड्रम को बजाओगे तो पार्टिकल्स थोड़े एरिया में वाइब्रेट करेंगे। लेकिन जब एरिया ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स को वाइब्रेट करने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी। तो ऑब्वियसली कि जो छोटा ड्रम है उसकी लाउडनेस, उसका वॉल्यूम कम होगा, और जो बड़ा ड्रम है उसकी लाउडनेस, उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। सो सेकंड फैक्टर यही है कि एरिया के बढ़ने से भी लाउडनेस एंड वॉल्यूम बढ़ता है। द लास्ट वन इज डिस्टेंस, ये तो आप लोग बता सकते हो, कोई भी बता सकता है। ये एक बस है, एक बच्चा इस बस से इतने डिस्टेंस पे खड़ा है, और ये कार बस के थोड़ा करीब खड़ी है। बताओ किसको इस बस के हॉर्न का वॉल्यूम तेज सुनाई देगा? इसको इस बस का ओरिएंटेशन हो गया तो करीब होगा। जो करीब होगा, एग्जैक्टली exactly. तो डिस्टेंस अगर कम होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी, डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो लाउडनेस कम होगी। ज्यादा होगी। क्या क्या कह कम रहे? होगी सॉरी। हाँ कम होगी। सॉरी सर। अच्छा मैंने एक चीज नहीं बताई, वो भी मैं आप लोगों से पूछती हूँ, तो क्लास कंसोल मुझे लगता है इसका आंसर ना आप ऐसे सेकंड्स में दे दोगी, सोचना भी नहीं पड़ेगा आपको। लाउडनेस तीन चीजों पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। लेकिन मैंने एक और चीज भी इस लेक्चर में आप लोगों को बताई थी। वो चीज क्या थी? कि ये डैश पर भी डिपेंड करती है। बस तीन चीजें बताई थी ना आपने। नहीं, मैंने एक और भी बताई थी। एक और कौन सी? असल में कंजूल को डिस्टेंस। पता है, लेकिन वो चाह रही है कि बाकी बच्चों को भी मौका मिले ना। शी डजंट वांट फेवरेटिज्म। तो नील, शामिर, सानिया, इकरा, आप लोगों को चांस मिला है, बेटा जल्दी से बता दो व्हाट्स द फोर्थ फैक्टर जिस पर लाउडनेस या वॉल्यूम डिपेंड करता है? मीन्स हमारा कान सुनने की सलाहियत। एक्सीलेंट, सेंसिटिविटी ऑफ द एयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
तीनों चीजें सही हैं, डिस्टेंस भी कम है, एम्पलीट्यूड भी ज्यादा है, वाइब्रेशन भी ज्यादा है, एरिया भी ज्यादा है। लेकिन अगर जो सुनने वाला है उसकी कान उसके कान ही सेंसिटिव नहीं है तो उसको फिर आवाज कैसे आएगी? तो सुनने वाले पर भी डिपेंड करता है, लिसनर पर भी डिपेंड करता है। नाउ वी हैव द टू एमसीक्यूज फ्रॉम द लाउडनेस ऑफ द साउंड। द फर्स्ट वन इज द अजान हो रही है, एक सेकंड। क्या लिखा है आपने? ओ सॉरी, बाद में देखा मैंने। ठीक है, तो आप कह रहे हो सी, कंजुल इज सेइंग सी, इकरा सानिया नील, इकरा इज सेइंग सी, सानिया इज सेइंग सी, and let me mark the correct answer over here is also C. Well done. Next question we have, a singer is performing outdoors. Which change will not increase the loudness perceived by the audience? अगर एक singer बाहर की तरफ sing कर रहा है तो वो कौन सा factor है which doesn't depend या which doesn't affect the loudness of a sound? Okay, so you all are saying C, right? Oh, you are all are saying D. D. And over here, the correct answer is also D. Lowering the temperature of the air. Well done. Okay, so यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन? जी नहीं मिस। ओके, बाकी आगे चलें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड लाइक पिच, क्वालिटी एंड इंटेंसिटी। जी यस, मिस। ओके। सो वी हैव द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच इज पिच। पिच क्या होती है? पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। बेटा ऐसी कैरेक्टरिस्टिक साउंड की जिसकी हेल्प से हम किसी पतली और किसी गहरी आवाज में फर्क जान सके इज नॉन एज पिच। लाइक पिच का कैसे हम मतलब कैसे पता चलेगा किस चीज किस साउंड की पिच ज्यादा होगी किसकी कम होगी? तो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। अब याद रखना कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड एंड पिच डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ओवर हियर इज द एमसीक्यू पॉइंट। जितनी ज्यादा पिच होगी मतलब उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि इस पिक्चर में साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इस पिक्चर में साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच भी ज्यादा है, और इस पिक्चर में साउंड की फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम है। बट आई डू हैव अ क्वेश्चन कि मुझे याद नहीं फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या थी क्लास? हाउ विल वी डिफाइन फ्रीक्वेंसी? Number of wave passing in 1 unit. एक्सीलेंट One शामिर। नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कितनी वाइब्रेशंस कवर होती हैं उसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये भी बता दो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या था? हाँ, हर्ट्ज, एग्जैक्टली कंजुल। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज हायर देन दैट ऑफ मैन। देखो आपने नोट किया होगा लाइक जैसे ही मेल्स एंड फीमेल्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी पहुंचते हैं तो उनकी आवाज चेंज होती है। जो गर्ल्स की आवाज है वो ज्यादा श्रिल हो जाती है, मीन्स पतली हो जाती है, और जो मेल्स की आवाज है वो ज्यादा डीप हो जाती है, मीन्स ग्रेव हो जाती है। दैट इज द रीजन के मतलब बच्चों की आवाज सबसे ज्यादा, उस दिन मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आप लोगों को याद होगी कि जो बच्चे उनकी आवाज सबसे ज्यादा चुभती है। रीजन कि उनकी फ्रिक्वेंसी उनकी वॉइस में फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, तो वो हमारे कानों तक मतलब आई होप समझ गए होंगे आप लोग। और इसी तरह से फीमेल की आवाज भी होती है। बट एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ देम द मेन्स वॉइस हैव लेस फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी। दैट इज द रीजन कि उनकी आवाज डीप होती है, चुभने वाली नहीं होती। Therefore, the voice of ladies and children is shrill and of high pitch, and the main man is of grave or deep. अब पिक्चर के जरिए आपको पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी का और पिच का कनेक्शन क्या है, ठीक है? कि कम फ्रीक्वेंसी तो कम पिच, ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा पिच। नेक्स्ट वन इज क्वालिटी ऑफ साउंड। क्या आप लोगों में से कोई मुझे रिमाइंड करवाना चाहता है कि क्वालिटी ऑफ साउंड क्या थी? ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसमें हम दो साउंड्स के बीच में मुआवजा कर पाए, भले वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स निकले हुए हों। वोटा वोकेबलरी मुआवजा कर सकें। देखो अगर आप लोग कमरे में हो, ठीक है, और बाहर तीन साउंड्स हैं। द फर्स्ट वन साउंड इज ऑफ गिटार, द सेकंड वन इज ऑफ वायलिन एंड द थर्ड वन इज ऑफ शामीर। तो आप उन तीनों आवाजों में आसानी से फर्क कर सकते हो, भले ही वो एक ही फ्रीक्वेंसी एक ही एम्पलीट्यूड क्यों, बट आपको पता चल जाएगा कि भाई साउंड अलग अलग चीजों का है। तो इसी को हम कहते हैं क्वालिटी।
क्वालिटी साउंड की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। भले ही लाउडनेस सेम है, पिच सेम है, बट फिर भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसे ही हम क्वालिटी कहते हैं। अब आप बोलोगे कि अगर क्वालिटी में लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, फिर कैसे अलग करते हैं? तो बेटा इट डिपेंड अपॉन द पैटर्न। अगर आप नोट करो कि अगर आप एक कमरे के बाहर हो और एक साउंड है पियानो का, एक है फ्लूइड का, ठीक है, फिर भी आपको पता चल जाएगा कि दोनों अलग अलग हैं। रीजन कि उनके वेव फॉर्म अलग होते हैं, वेव पैटर्न अलग होते हैं। ठीक है, लाइक यू कैन सी दिस पिक्चर के एक है। जी जी, क्या कह रहे हैं अगेन? आर यू आस्किंग समथिंग? कौन? मुझे ये आवाज नहीं आ रही, आप सबको नहीं आ रही है ऐसे? यस। तो अगर हम देखें पहले ट्यूनिंग फॉक की आवाज को, तो उसके साउंड का पैटर्न कुछ इस तरह का था। लेकिन अगर हम फ्लूट को देखें तो उसके साउंड का पैटर्न कुछ इस तरह का था। अब देखो तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तीनों ने 3 साइकिल्स कवर किए 1 सेकंड में, और इनका एम्पलीट्यूड भी आपको सेम नजर आ रहा है, लेकिन इनके वेव के पैटर्न के अलग होने की वजह से वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम, एंड दिस इज नोन एज क्वालिटी। क्लियर है क्लास आपको सबको? यस और नो? कंजुल को क्लियर है? नील को भी क्लियर है? इंटेंसिटी को पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों से कुछ वर्बल क्वेश्चंस करूंगी, एज वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट इन दिस क्लास। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन विच इज इंटेंसिटी। व्हाट डज मीन बाय इंटेंसिटी? ओके, शामिर को भी क्लियर है, गुड। द साउंड वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग बॉडी टू द लिसनर। हमारे पास जो साउंड वेव्स होती हैं वो एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं सराउंडिंग बॉडी से लिसनर की तरफ। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव एंड इट इज डिफाइंड एज, अब देखो, sound energy passing per second through a unit area held perpendicular to the direction of propagation of the sound wave is called intensity of sound. अगर आपने ये एक ऑब्जेक्ट रखा है और दिस इज एन सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें से भी साउंड की वेव्स पास कर रही हैं, इसमें से भी साउंड की वेव्स पास कर रही हैं, तो हम कहेंगे कि जिसमें साउंड की ज्यादा वेव्स पास करेंगी उसकी इंटेंसिटी हायर होगी। So it means the intensity of sound depends upon the number of sound waves passing through a proper or specific area. अच्छा, यहाँ पर डेफिनेशन में ना एक अल्फाज इस्तेमाल हुआ है विच इज परपेंडिकुलर। अब आप मुझे खुद बताना, लेट मी गिव एन एग्जांपल। ये ऑप्शन नंबर ए है आपके पास। अगर ये साउंड की वेव्स कुछ पास हो रही हैं, ठीक है, और मैंने ऑब्जेक्ट को इसके बिल्कुल सामने रखा है, ठीक है, और इसमें से पास करिए, और ऐसे ही साउंड की 2 वेव्स यहाँ से जा रही हैं, लेकिन अभी मैंने ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से लिख रखा है, तो मुझे बताओ किस वाले ऑब्जेक्ट में से ज्यादा साउंड वेव्स पास करेंगी, द फर्स्ट वन और द सेकंड वन? एक में उसको ऑब्जेक्ट फेस कर रहा है और सेकंड में ऑब्जेक्ट मतलब सीधा रखा हुआ है। फर्स्ट, एग्जैक्टली कंजुल। तो जब हम ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर रखते हैं तो ज्यादा साउंड वेव्स पास होती है, मीन ज्यादा इंटेंसिटी होती है। तो दैट इज द रीजन की डेफिनेशन में वर्ड परपेंडिकुलर इस्तेमाल हुआ है। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि साउंड वेव्स कितनी पास हो रही है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में से। सो इंटेंसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी और हम इसको मेयर भी कर सकते हैं। इसका यूनिट हमारे पास होता है वॉट। क्या नील, क्या बस कहते हैं? कैसे मतलब ऐसे मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट अभी अभी ले डाउन है तो मतलब तो सही है ना, तो जा रहे हैं ज्यादा पास आउट होंगे, अगर ऐसे परपेंडिकुलर होगा तो टकरा के वापसी आएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपने अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस पढ़ी है? जी मिस। उसमें ना एक वर्ड होता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि कोई चीज कितना उस चीज में से गुजर रही है। चलो लेट मी गिव एन एग्जांपल, पिक्चर के जरिए में दिखाती हूँ। हम एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं परपेंडिकुलर और एक को रखते हैं पैरेलल। हमने इंटर में एक टॉपिक पढ़ा था, उसका नाम था फ्लक्स, तो उसमें यही चीज डिस्कस हुई थी। लेट मी सी अगर उसकी पिक्चर मिल जाती है तो। हाँ गॉट इट। अब देखो ये टॉपिक अलग है लेकिन चीज सेम है, तो इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ आप लोगों को। इंटर में एक टॉपिक होता है, उसका नाम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वी हैव 3 ऑब्जेक्ट्स, इसमें से हम सिर्फ 2 के एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। अब हम इसको अगर यहाँ पे प्लेस करें, नाउ इफ यू सी कि जब ऑब्जेक्ट को वेव्स के मतलब उसके फ्लक्स के परपेंडिकुलर रखा था,
तो हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम था। रीजन की जब परपेंडिकुलर होती है तो सारी की सारी वेव्स उसमें से आराम से गुजर जाती हैं, ठीक है। यहीं पर अगर हमने उसी सरफेस को इस तरह से रखा, मीन्स पैरेलल रखा, तो सिर्फ एक ही वेव गुजर पा रही है, क्योंकि वो पैरेलल है ना, परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो हमारे पास जीरो फ्लक्स होता है। इसी तरह से इंटेंसिटी में भी यही है कि जब सरफेस हमारे पास परपेंडिकुलर होती है तो मैक्सिमम साउंड वेव्स पास हो सकती हैं, लेकिन जब वो हमारे पास पैरेलल होती है तो हमारे पास मिनिमम इंटेंसिटी होती है, मीन्स मिनिमम साउंड वेव्स क्रॉस कर सकती हैं उसमें से। सो दिस इज एन एग्जांपल। इंटेंसिटी को हम मेयर करते हैं इन वॉट पर स्क्वायर मीटर, और ये उसका यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ वी हैव टू क्वेश्चंस फॉर यू ऑल, थ्री क्वेश्चंस। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कंजुल भी कह रही है, ओके। जल्दी जल्दी बताएं। सानिया इज ऑल्सो सेइंग बी मीन्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये श्रिल हल्के आवाज। डोंट गो फॉर द सेकंड एमसीक्यू राइट नाउ। नहीं पढ़ रहे हैं बस। हाँ पढ़ लो। इकरा कह रही है फ्रीक्वेंसी। द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी। सेकंड क्वेश्चन वी हैव अ साउंड दैट इज श्रिल। एक ऐसे साउंड जो श्रिल हो तो उसमें क्या होता है? लो फ्रीक्वेंसी, हाई एम्पलीट्यूड, लो एम्पलीट्यूड। तो शामिर कह रहे हैं बी, कंजुल कह रही है बी, सानिया कह रही है बी। इकरा, नील कह रही है, नील कह रहे हैं बी। इकरा आप क्या कह रहे हो? गलती हो गई, कह रहे हो? हो जाता है। नहीं नहीं, द कोई करेक्ट बात नहीं। आंसर इज बी, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। श्रिल साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वालिटी ऑफ साउंड हेल्प अस टू। शामिर कह रहे हैं बी, नील कह रहे हैं बी, सानिया कह रही है बी। अच्छा वो नील का नहीं था, कंजुल का आंसर था। शामिर, कंजुल एंड सानिया आर सेइंग बी। Ikra is saying B, Neil is saying B. The correct answer is also B. Distinguish between two sources of sound of same pitch and loudness. Means whether they are the same, whether they have the same pitch, same loudness, but still हम उनमें differentiate कर सकते हैं. And that quality is known as quality of sound. Quality of sound mainly depends upon. ए। Okay, नील कह रहे हैं A. बाकी क्या लगता है आप लोगों को? क्या फ्रीज हो गया आप लोग? मेरी आवाज आ रही है? डी, ए या सी? इसमें कंफ्यूजन क्यों हो रही है? सानिया कह रही बी। देखो बात सिंपल सी है। मैंने आपसे कहा था क्वालिटी में कंजुल कह रही डी। क्वालिटी हमारे पास ना मीडियम पर डिपेंड करती है, ना लाउडनेस पे डिपेंड करती है, ना फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इसी वेव फॉर्म पे डिपेंड करती है। अभी जब मैं आपको ऊपर पिक्चर्स दिखाई थी क्वालिटी ऑफ साउंड की, तो मैंने आपको उसमें तीन पिक्चर्स दिखाई थी। एक थी हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क की, और ये देखो, और ये एक थी फ्लूइड की, और एक थी क्लैरिनेट की। मैंने कहा इन तीनों ऑब्जेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एम्पलीट्यूड की भी सेम है, और मीडियम की तो हमने बात ही नहीं की। लेकिन मैंने कहा कि पैटर्न अलग है, वेव फॉर्म अलग है, इसीलिए इनकी क्वालिटी अलग है, ठीक है। इसका मतलब क्या है नील? किस चीज का मिस? ये रिएक्शन का। फंक्शन मिस। इट्स ओके। ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज, साउंड की इंटेंसिटी का क्या यूनिट है? ताना कह रही है सी, सी। नील कह रहे हैं सी, कंजुल इज सेइंग सी, शामिर इज सेइंग सी, एंड क्लास डी, इकरा कह रही है सी। द करेक्ट आंसर ओवर हियर, द ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज वॉट पर स्क्वायर मीटर। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे लॉज को डिस्कस किया है। अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे साउंड इंटेंसिटी लेवल को, and we will be discussing the speed of sound, and we will be discussing
reflection of sound, echo, और the last topic would be audible frequency range. ठीक है, so ये क्लास खत्म होती है, नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग आफ्टर 15 मिनट्स एट लाइक पिच, इंटेंसिटी, क्वालिटी. अब हम डिस्कस करेंगे एक टर्म को जिसका नाम है इंटेंसिटी लेवल. लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी लेवल. देखो, अभी भी हमने पढ़ा कि साउंड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड ऑन अ 1 मीटर स्क्वायर एरिया. कि किसी एरिया से जो साउंड एनर्जी क्रॉस करती है उसे हम साउंड इंटेंसिटी कहते हैं. इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है I इज इक्वल टू पी अपॉन ए. अच्छा, I का मतलब इंटेंसिटी, P स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ साउंड सोर्स एंड A स्टैंड्स फॉर एरिया. कि कितनी साउंड वेव्स, कितनी साउंड एनर्जी क्रॉस करे किसी भी एक एरिया से. और इसका हमने अभी यूनिट भी ऊपर डिस्कस किया था विच वॉज वॉट पर मीटर स्क्वायर. अब हम डिस्कस करते हैं कि इंटेंसिटी लेवल क्या है. देखो, मसला ये है कि जो इंसानों के कान है दे कैन हेयर द साउंड 10⁻⁻12 यस 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर. और सबसे मैक्सिमम जो साउंड हम सुन सकते हैं इट्स 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, मिनिमम साउंड हम इतना सुन सकते हैं और मैक्सिमम साउंड हम इतना सुन सकते हैं. अब अगर आप नोट करो तो इन दोनों साउंड्स में, मतलब जितना मिनिमम और मैक्सिमम जितना साउंड हम सुन सकते हैं, इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 10⁻12 के फैक्टर से आ रहा है. मीन्स इतनी बड़ी वैल्यू, इट्स अ रेंज ऑफ 1 ट्रिलियन टाइम. अब इतने सारे डिफरेंस को हम नॉर्मली तो कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है. तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि एक सिस्टम था जो हमें बड़ी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करके देता था. नीलू, सिस्टम का नाम क्या था? लॉग सिस्टम. एग्जैक्टली कंजुल. हमने पढ़ा था कि लॉग क्या करता है कि वो बड़ी बड़ी वैल्यूज को शॉर्ट कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है. अब लेट मी रिपीट कि जो सबसे कम साउंड हम सुन सकते हैं इट्स 10⁻⁻12 और सबसे ज्यादा जो हम सुन सकते हैं इट्स 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर. तो इतने ट्रिलियन डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए वी यूज अ लॉग सिस्टम. अब साउंड इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि टू मेक कंपैरिजन इजी साइंटिस्ट यूज लोगैरिथम स्केल. कंपैरिजन को इजी बनाने के लिए साइंटिस्ट लोगैरिथम स्केल का इस्तेमाल करते हैं. और साउंड इंटेंसिटी लेवल इज द लोगैरिथम मेयर ऑफ द साउंड इंटेंसिटी रिलेटिव टू द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग. अब मैं आपको बता दूं थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है. देखो, मैंने कहा कि जो मिनिमम साउंड हम सुन सकते हैं इस 10⁻12, तो बेटा इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग. ठीक है, कि इतना हम सुन सकते हैं. और 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर मतलब थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, कि अगर इतना सुनेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. ये मींस इट विल कॉज अ पेन इन आवर ears. तो दिस इज द वर्ड थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग एंड थ्रेशोल्ड ऑफ पेन. अक्सर अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि बताओ व्हाट इज थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, तो आप ये बताओगे बिकॉज दिस इज द फेंटेस्ट साउंड, बहुत कम से धीमा सा साउंड विच वी कैन हियर. एंड थ्रेशोल्ड ऑफ पेन जो मैक्सिमम, मतलब इतनी कान की बात तो हमारे कानों में से खून निकलने लग जाए, ऐसा साउंड. यस नील, व्हाट्स योर क्वेश्चन? प्लीज आप रिपीट करेंगे, हमारा थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था तो रिजॉइन किया. ओके, लास्ट कहाँ तक आप थे? आप लोगैरिथम में कुछ कहने वाली थी. तो मैं ये कह रही थी कि बिकॉज हमारे पास जो डिफरेंस आया है मिनिमम साउंड इंटेंसिटी से लेकर मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी तक, वो 10⁻12 तक का आया है. मीन्स 1 ट्रिलियन टाइम तक का फैक्टर है और डिफरेंस है. अब इतनी बड़ी वैल्यू को हम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते इजीली, तो इसीलिए इस वैल्यू को छोटा करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं. तो साउंड इंटेंसिटी की डेफिनेशन यही है कि कंपैरिजन को इजी करने के लिए साइंटिस्ट यूज करते हैं लोगैरिथम स्केल. तो साउंड इंटेंसिटी लेवल को आप ऐसे डिफाइन करोगे कि इट इज द लोगैरिथम मेयर ऑफ द साउंड इंटेंसिटी रिलेटिव टू द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग. मींस जितनी साउंड इंटेंसिटी किसी भी वैल्यू की मैं आपको दे दूं कि देखो बताओ इस वाले साउंड की इतनी इंटेंसिटी है, तो बताओ कि हम इसको सुन सकते हैं या नहीं. तो आप इसको कंपेयर करोगे थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग से, कि मतलब हम मिनिमम इतना सुन सकते हैं कि अगर ये उसके बीच में आ रही है तो हम इसको सुन सकते हैं. तो इसको कंपेयर करने के लिए जो हम एक डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं, इसको कंपेयर करने के लिए जो हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, इट इज नोन एज साउंड इंटेंसिटी लेवल. तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है L इज इक्वल टू 10 log 10 1 अपॉन आई नोट, आई अपॉन आई नोट. अब ये 10 इसका कांस्टेंट है, इसकी मैंने डेरिवेशन भी आप लोगों को बताई थी. और ये log 10 है जो इसको सिंप्लीफाई करेगा. आई का मतलब जो भी इंटेंसिटी मैं आपको एट द टाइम दे दूं कि बताओ ये वाली इंटेंसिटी हम सुन सकते हैं नहीं. और आई नोट का मतलब है कि थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, कि मिनिमम इंटेंसिटी जितनी हम सुन सकते हैं. सो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि L इज इक्वल टू साउंड इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल, I इज इक्वल टू साउंड इंटेंसिटी, एंड आई नोट बराबर हमारे पास होती है थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग के विच इज 10⁻⁻12.
अब देखो इंसान के कान यहाँ से लेकर यहाँ तक सुन सकते हैं ना, तो 10⁻⁻12 सबसे कम इंटेंसिटी हम सुन सकते हैं, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। और मैंने आपसे कहा कि जो मैक्सिमम हम सुन सकते हैं इट्स 1 W/m², इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? जी मिस। तो ये बात यहाँ पर भी ये ऐसे ही लिखी हुई है कि जो रेंज है हमारे पास 10⁻12 की वो बहुत ज्यादा थी, तो इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए साइंटिस्ट लोगरिथम स्केल का यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ताकि ये और क्लियर हो जाए। देखो अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि बेटा बताओ इंटेंसिटी है 1 आई इज इक्वल टू, पता नहीं इसको आई को बार बार 1 कह रही हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताओ इंटेंसिटी फाइंड आउट करो, इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करो कि अगर एक साउंड की इंटेंसिटी है 10⁻⁻6 W/m², तो हम इसको सिंपली फॉर्मूला में पुट करेंगे। और हमारे पास फॉर्मूला क्या था? लॉग, कहाँ गया, यस, L इज इक्वल टू 10 log I डॉट अपॉन I नॉट। तो हमने ऐसे ही करना है, यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, 10 log वैसा के वैसा, आई की जगह जो हमने क्वेश्चन में गिवन है इंटेंसिटी वो लिखेंगे, और आई नॉट की जगह हम थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग लिखेंगे विच इज 10⁻⁻12। जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 10⁻6। फिर आप क्या करोगे, लॉग के साथ जो 10 है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा 60। तो मीन्स दिस इज द इंटेंसिटी लेवल, कि अगर इंटेंसिटी 10⁻⁻6 हो तो उसका इंटेंसिटी लेवल इतना आता है, 60 डेसिबल्स। पावर के साथ नहीं, पता है क्या किया है, पावर नहीं है वो, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो 10 है हमारे पास ये कांस्टेंट है। देखो डेरिवेशन यहाँ पर ऐड नहीं की ना। सी, जब भी हम कहते हैं कि कोई भी चीज है, लाइक अगर लॉग है हमारे पास तो वो इंटेंसिटी के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट लगाते हैं। तो इस वाले केस में वो कांस्टेंट के था, तो जब हमने के को हटाया तो कांस्टेंट के की वैल्यू आई थी 10, इसीलिए log 10 के साथ 10 लिखा हुआ है विच इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। तो जब आप 10⁻⁻6 जो आपकी इंटेंसिटी क्वेश्चन में गिवन थी उसको आपने डिवाइड किया 10⁻⁻12 जो आपकी थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग थी, तो आपके पास जो आंसर आया आपने उसका लॉग निकाला। जब लॉग निकाला तो आपका आंसर आया 6। ठीक है, ये 6 आंसर आया। 6 पे जब आपने मल्टीप्लाई किया 10 के साथ तो आपके पास आंसर 60 आया। समझे? इस मतलब लॉग 10 का आंसर 6 है। नहीं, log 10 का आंसर 6 थोड़ी है। फिर log, अच्छा हाँ हाँ सही सही, log 10, देखो इधर क्वेश्चन में देखो, 10⁻⁻6 इंटेंसिटी गिवन थी, 10⁻⁻12 थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग थी। विदाउट कैलकुलेटर हम इसको सॉल्व अगर करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 6 में से 12 गए, आंसर वुड बी 10⁻⁻6। तो जब इसको log के साथ सॉल्व करोगे फिर 6 आंसर आएगा, ऐसे। फिर उस 6 को हम कांस्टेंट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 60 आ जाएगा। क्लियर? जी बस। बाकी बातें क्लियर है? कुछ ऐसा पॉइंट तो नहीं रहेगा? क्योंकि उस दिन जब हमने समझा था ना तो बहुत डिटेल से समझा था, जब आप नहीं थे तो उसमें कुछ और भी पॉइंट्स थे, तो यहाँ पर जिनको मैंने ऐड नहीं किया बहुत डिटेल हो जाता वरना। सबको बस लॉग क्लियर है? से पहले ये जो 10 है ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा है 10⁻6 की पावर से, ये ऐसा नहीं है। लॉग के साथ जो 10 है पहले आप उसको साइड में रखोगे, पहले जो भी क्वेश्चन में आपको इंटेंसिटी गिवन होगी उसको थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग के साथ डिवाइड करोगे, फिर उसकी लॉग में वैल्यू निकालोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स लॉग का जो आपके हम पास क्या, फाइनल आंसर आएगा उसके साथ। ये 6 कहाँ से आया बस आप ये बता दो। ये 6 आपका यहां से आया कि जब आपने गिवन इंटेंसिटी को थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग के साथ डिवाइड किया और उसका लॉग निकाला तो आपके पास आंसर आया 6। सॉल्व भी कर तो सकते हो पावर उसको में आप। भाई पावर में क्यों आएगा, लॉग पावर को तो ही हटाता है, पावर को ही तो हटाने के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। डू यू हैव सही सही। कैलकुलेटर? डू यू हैव कैलकुलेटर? जी। ओके, एक मिनट जी। क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अभी 10⁻, इंटेंसिटी जो आपको गिवन है क्वेश्चन में इट्स 10⁻2 और थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग 10⁻⁻12, इन दोनों को डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा? 10⁻⁻2 को डिवाइड करो, 10 आएगा बस, 10⁻10। 10⁻10 आया। अब आप लॉग निकालो 10⁻10 का, 10 है। अब इस 10 को इस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फाइनल इंटेंसिटी लेवल आ जाएगा। क्लियर? ओ ऐसे। जी ऐसे। नाउ वी हैव 3 MCQs। साउंड इंटेंसिटी लेवल इज मेयर्ड इन, ऐसे ऐसे। ऐसे।
यस क्लास? जी मिस आगे समझ। डेसिबल, ओके सी। शामिर कह रहे हैं सी। सानिया कह रही हैं सी। कंजुल इज सेइंग सी। इकरा एंड नील सी आंसर है मिस। सी। द करेक्ट आंसर नहीं इज ऑल्सो सी। Neil, I think you need some refreshments. Your brain is not braining anymore. We have the second question. Sound intensity level is directly proportional to साउंड इंटेंसिटी लेवल डायरेक्टली किसकी प्रोपोर्शनल होता है? logarithm of intensity ratio। Exactly. Logarithm of intensity ratio. We have the last question. Constant used in formula which is k. ठीक है, L is equals to k log 10. अब मुझे बताओ कि इस k की वैल्यू क्या है? तीन। आप कह रहे हो बी। शामिर, कंजुल, सानिया, इकरा। कंजुल भी कह रही बी, शामिर भी कह रहे हैं बी। So the correct answer over here is also B. ठीक है, क्योंकि 10 की वैल्यू k की वैल्यू हमारे पास 10 ही थी। सो दिस वाज इंटेंसिटी लेवल जिसको हम इस लॉग के फॉर्मूला से मेयर करते हैं और कंपेयर करते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग से, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन से। जल्दी से बता दो व्हाट इज द थ्रेशोल्ड ऑफ पेन? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ पेन? 10⁻12। आर यू श्योर? वन वॉट हेयरिंग की पूछते थे। Excellent, Shamir. The correct answer is 1. 1 watt per meter square. 10 to the power minus 12 is the threshold of hearing. ठीक है? Threshold of pain is 1. Should we move towards the जी next topic? कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोग का इंटेंसिटी लेवल में से? जल्दी बताएं, यस और नो? नहीं मिस। नो, नो, ओके। सी। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये बहुत इजी सा टॉपिक है, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, जल्दी से कवर हो जाएगा। जब साउंड किसी हार्ड वॉल से या लार्ज सरफेस से, हार्ड सरफेस से टकराता है, लाइक अ वॉल, अ माउंटेन और अ बिल्डिंग, तो वो साउंड एकदम से बाउंस बैक होकर वापस आता है, जस्ट लाइक बॉल बाउंस बैक आफ्टर हिटिंग अ वॉल। ठीक है, तो इसका बाउंस, साउंड का बाउंस बैक होकर वापस आना, टकराकर वापस आना, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ओके, तो जब ये बच्चा कुछ बोलता है तो इसकी जो साउंड वेव्स हैं वो दीवार से टकराकर वापस आएंगी, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि एक इको तब बनता है जब साउंड, सी, an echo is the repetition of sound that is heard when the sound waves produced by a source reflect from a large hard surface like a wall or cliff or building and return to the listener after a short delay at least 0.1 second. किसी भी साउंड की मेमोरी हमारे दिमाग में 0.1 सेकंड तक रहती है। ठीक है, तो जब कोई साउंड टकरा कर 0.1 सेकंड के बाद आप तक आ रहा है, तो उसके बार बार आने की वजह से आपके माइंड में एक इको क्रिएट होता है, मीन्स वो साउंड आपको डबल डबल होकर सुनाई देता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि वो 0.1 सेकंड का डिले होना चाहिए। इसमें एक डिस्टेंस भी होता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखा है इफ अनदर साउंड लाइक अ रिफ्लेक्टेड साउंड रीचेस आवर एयर विद इन 0.1 सेकंड, आवर ब्रेन मिक्सड इट विद द फर्स्ट साउंड। अगर ऐसा हो रहा है कि आपने कुछ बोला है और वो दीवार से टकराकर आपके पास आया और 0.1 सेकंड पूरा होने से पहले दूसरी वेव भी आपके पास आ गई, तो इको क्रिएट नहीं होगा। इको क्रिएट होने के लिए इट्स दी वेरी नेसेसरी कंडीशन कि जो दूसरा साउंड आपके पास आ रहा है वो 0.1 सेकंड के डिले के बाद आए, ताकि इको क्रिएट हो। ठीक है, सो वी हियर देम एज वन साउंड अगर जो टाइम है वो 0.1 सेकंड के विद इन दूसरा साउंड भी आ गया है। दिस इज वाई स्मॉल रूम्स डोंट प्रोड्यूस क्लियर इकोज। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी से साउंड आपके पास आते हैं। अगर बड़ा रूम होता है तो डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो फिर टाइम लग जाता है दूसरे साउंड के आने में, 0.1 सेकंड का डिले हो जाता है, एंड दैट इज द रीजन कि फिर इको क्रिएट होता है। इफ द रिफ्लेक्टेड साउंड रीचेस आफ्टर मोर देन 1 सेकंड, 0.1 सेकंड, अगर जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो 0.1 सेकंड के बाद आपके पास आ रहा है, तो आपका ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है उसको एज अ सेपरेट साउंड और हम इको को सुनते हैं।
द ह्यूमन एयर कैन कीप द मेमोरी ऑफ अ साउंड फॉर 0.1 सेकेंड। इंसान के दिमाग में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कि किसी भी साउंड की जो मेमोरी है वो 0.1 सेकेंड तक रहती है। That's why an echo is only heard if the reflected sound comes after 0.1 second. Otherwise, it makes it with the original sound. क्लास बताओ, बात समझ में आई कि इको कैसे बनता है? पहली बात, मैंने आपसे कहा कि जब साउंड टकरा कर दीवार से वापस आ रहा है तो वो रिफ्लेक्शन हो गई साउंड की, और अगर उसके 0.1 सेकंड के बाद दूसरा साउंड आ रहा है तो फिर हमारा दिमाग उसको एज अ अलग साउंड लेगा और आपके माइंड में इको क्रिएट होगी। अगर विद इन द 0.1 सेकंड कोई दूसरा साउंड आपके पास आ गया, दूसरी वेव आ गई, तो इको क्रिएट नहीं होता। इसके एक हमारे पास डेरिवेशन भी है, बट लेट मी नो फर्स्ट दैट द डेफिनेशन इज क्लियर और नॉट। क्लियर है कंजुल को? ओके, नील को भी क्लियर है। शामिर, जी मैम। सानिया, इकरा, जल्दी जल्दी बताया करें। ओके, अब देखो एक डेरिवेशन है। अब इमेजिन करो कि ये जो बच्चा था, ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी है कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस। हमें ये फाइंड आउट करना है कि भाई आपने ये तो बता दिया कि टाइम इतना होना चाहिए तब आपको इको सुनाई देगा, लेकिन हमें ये जानना है कि उस दीवार से हमारा डिस्टेंस कितना होना चाहिए इको सुनने के लिए। तो इसकी एक डेरिवेशन है सिंपल सी, जो हमने पहले पढ़ी थी, उसी को मैंने यहाँ पर ऐड किया है। मैंने कहा क्या दोबारा लिखेंगे। देखो टाइम तो आपको पता है कि 0.1 सी, सबसे पहली बात लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। आपको पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एस, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब मुझे मालूम करना है डिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो मैं डिस्टेंस को यहाँ पर लेकर आ जाऊंगी, तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि साउंड की एयर के अंदर जो वेलोसिटी होती है इट्स 340। कितनी होती है? 340। 340। ये तो और पता टाइम आपको पता है कि इको सुनने के लिए एक अच्छा सा एक स्पेसिफिक सा टाइम होता है क्लास। वो टाइम कितना होता है कि उस टाइम तक हमारा ब्रेन उस साउंड को 0.1 सेकेंड एग्जैक्टली, तो 0.1 सेकेंड। अब जब आप 340 को मल्टीप्लाई करोगे 0.1 से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए आपका दीवार के साथ कि आपको इको सुनाई दे। तो बेटा व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस, द करेक्ट आंसर वुड बी 34 मीटर। लेकिन हैरत की बात ये कि 34 मीटर तो नहीं है आंसर। मतलब साइंटिस्ट तो ऐसा कहते हैं, फिजिशियंस तो ऐसा कहते हैं कि जो दीवार है, रिफ्लेक्शन करने वाला जो सोर्स है, उससे आपका डिस्टेंस 17 मीटर का होना चाहिए, लेकिन हमारा आंसर 34 आ रहा है। कोई रीजन बता सकता है ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो वो जा रहा है और ऊपर से दूसरा वो आ रहा है इसलिए। ठीक है, तो आई नो आप लोग नील की बात नहीं समझे होंगे, लेट मी एक्सप्लेन। देखो जो हमारे पास आ रहा है ना डिस्टेंस, वो साउंड के जाने का भी आ रहा है दीवार तक, और दीवार से वापस टकरा के आने तक का भी आ रहा है। लेकिन इको हमें सिर्फ तब पता चलेगा जब हम मतलब दीवार से लेके हम तक का डिस्टेंस देखेंगे। हमारे साउंड का दीवार तक जाना और दीवार से साउंड का वापस आना, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया। हमें तो बस साउंड का दीवार से वापस आना चाहिए ना, तो इसीलिए फिर हम इस 34 को हाफ कर देंगे। और नील 34 का हाफ कितना होता है? मिस आ जाएगा समझ। जी जी। 17 का। तो 17 मीटर शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द सोर्स, ताकि आपको ईगो सुनाई दे। ठीक है, सो दिस इज ऑल क्लास, दिस इज हाउ रिफ्लेक्शन एंड इको इज क्रिएटेड। आई होप कि मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना किया टॉपिक और आपको सिंपली समझा दिया हो। डू यू हैव बाय चांस डू यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक? बाकी भी आज पढ़ेंगे। सी आप लोगों पे डिपेंड करता है, इफ यू वांट टू स्टडी टुडे तो हम आज डिस्कस करते हैं, अदरवाइज आई वुड से कि कल डिस्कस करें, ताकि थोड़ी सी एनर्जी भी हो, एंड केमिस्ट्री को फिर थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेंगे। आप लोग की ये बात बहुत अच्छी है, आप लोग हर बात में एग्री कर लेते हो जल्दी से, लेकिन नहीं, देखो आप लोग को पक्की बात है, कल पढ़ें इसको। Okay, class. So that's all for today. Tomorrow we'll be discussing the remaining topics and physics, chemistry का हमारे पास one shot होगा. But I would say कि कुछ topics उसमें miss हो जाएंगे. The reason would be exactly the short time interval. But we'll try to cover, और syllabus मैं आप लोग का share कर दूंगी इंशाल्लाह आज तक, ठीक है?
है। अगर वो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है तो उसकी स्पीड ज्यादा है, अगर वो ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस कवर करता है तो स्पीड उसकी स्पीड कम है। अब हमारे पास तीन मटेरियल्स हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। विल सी द साउंड स्पीड इन दीज थ्री मटेरियल्स और इन दीज थ्री मीडियम्स। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। कहते हैं कि सॉलिड में साउंड सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है, इसका रीजन भी है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज हाईएस्ट। मैं बचपन में बहुत सोचती थी, मतलब बचपन में नहीं, 9th क्लास में मैं बहुत सोचती थी कि ऐसा कैसे होता है कि साउंड इसमें मेटल में इतना जल्दी कैसे ट्रेवल करता है। हम जो बोलते हैं वो तो एयर में बोलते हैं, हमें तो उसकी आवाज आती है, लेकिन इसकी बात अलग है। देखो, हमारे पास जो साउंड है वो सॉलिड में हाईएस्ट ट्रेवल करता है। रीजन, क्योंकि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। और आपको पता है कि साउंड ट्रेवल करता है बाय पासिंग द वाइब्रेशंस। जब पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के करीब होंगे तो वो वाइब्रेशंस को ज्यादा जल्दी कन्वे करेंगे। दैट इज द रीजन कि वाइब्रेशन जल्दी क्विकली पास होंगी तो स्पीड साउंड की ज्यादा होगी, कि साउंड कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऐसे ही अगर हम लिक्विड की बात करें तो आपको पता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर होते हैं, टाइटली पैक नहीं होते लेकिन थोड़े थोड़े से दूर होते हैं। इसी वजह से एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, लिक्विड्स में साउंड की स्पीड कम है, बट एज कम्पेयर टू गैसेस लिक्विड में साउंड की स्पीड ज्यादा है, मतलब मीडियम मॉडरेट होती है। अगर हम गैसेस की बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड इज लोएस्ट इन गैसेस। द रीजन कि पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, और जब इतने दूर दूर होंगे तो वाइब्रेशंस को ट्रांसफर करने में टाइम लगेगा, एंड दैट इज द रीजन के हमारे पास गैसेस में साउंड की स्पीड सबसे कम होती है। तो क्लास बताओ, तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड करती है, वो कौन से तीन फैक्टर हैं? इस ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। विंड। प्रेशर। Pressure. एग्जैक्टली। देखते हैं आप इन तीनों पर कैसे। तो मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर में चेंज आने से क्या होता है। मैंने आपसे कहा था कि जब हम एयर में टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे से और दूर मूव करते हैं। जब वो और दूर मूव करते हैं तो इसी की वजह से साउंड की स्पीड कम हो जाती है। तो मीन्स डिपेंड करते हैं। प्रेशर की अगर हम बात करें तो जब हम गैसेस में प्रेशर बढ़ाते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, और अगेन जब मॉलिक्यूल्स आपस में करीब आएंगे, दूर होंगे, तो साउंड की स्पीड वेरी करेगी। एंड द लास्ट वन इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी आप में से मुझे कोई बता दे। टेम्परेचर से मॉलिक्यूल्स दूसरे से दूर होते हैं, टेम्परेचर साउंड की स्पीड पे इफेक्ट आता है। प्रेशर से मॉलिक्यूल्स आपस में करीब आते हैं तो स्पीड पे इफेक्ट आता है। ह्यूमिडिटी का क्या कंसेप्ट है? मीन्स ह्यूमिडिटी में वो नमी होती है और नमी में लिक्विड होता है, तो लिक्विड में जल्दी पार्टिकल्स से साउंड वो होता है क्या ट्रांसमिट। बात है शामिर, एग्जैक्टली। ह्यूमिडिटी में वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, नमी होती है। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो समझो कि एयर में लिक्विड बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। जब मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं जो साउंड की स्पीड को जल्दी कन्वे कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स इट विल कॉज अ वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स है जिस पर डिपेंड करता है। इसके साथ मैंने आपको एक और बात बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि अगर हमें साउंड की स्पीड, ये सुनजिला, मिस आपने बोला कि सॉलिड में सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है साउंड, हाँ तो मिस वुड भी वो है सॉलिड, और स्टील है जो वो भी सॉलिड है। हाँ, लेकिन अगर हम वुड पे हिट करेंगे तो आवाज कम आएगी, स्टील की प्लेट पे अगर हम हिट करेंगे तो बहुत ज्यादा आवाज आएगी, क्यों? इसका रीजन ये है कि देखो, सॉलिड्स में भी हमारे पास एक फैक्टर होता है जिसे हम डेंसिटी कहते हैं। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो स्टील की डेंसिटी एज कम्पेयर टू वुड की डेंसिटी की ज्यादा है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, गाढ़ापन ज्यादा होगा, तो ऑफ कोर्स उनके पास ज्यादा पार्टिकल्स होंगे। जब ज्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होंगे तो उसके लिए उसकी स्पीड ऑफ साउंड भी ज्यादा होगी और आवाज भी ज्यादा होगी। और एक और रीजन ये भी है कि जो हमारे पास स्टील है वो सोनरस होता है। सोनरस का मतलब कि ऐसे मैटर्स जिनके अंदर आवाज पैदा हो, तो एक रीजन ये भी है, बट मेन जो रीजन है ना जो आप पूछ रही है वो डेंसिटी का है। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड एट डिफरेंट टेम्परेचर। देखो, अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हमें स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, विच इज v इज इक्वल टू 331 प्लस 0.t और टेम्परेचर t। देखो, इसकी बात आसान सी है। देखो, 331 इज द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड इतनी होती है, ठीक है। और v मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। और आखिरी 0.6 हमारे पास ये कि पर मतलब जितना आप टेम्परेचर चेंज करते जाओगे तो सेल्सियस में उसमें कितना चेंज आएगा, इंक्रीज इन स्पीड पर डिग्री सेल्सियस इज द वैल्यू ऑफ 0.6। और टी हमारे पास है टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो अभी एक इक्वेशन से इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको कहा था कि इसका फॉर्मूला ये है हमारे पास। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एमसीक्यू देती हूँ
कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड एट 40 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली v इज इक्वल टू 331 लिखेंगे और प्लस 0.6 लिखेंगे, सिर्फ t की जगह हम लिख देंगे 40। तो क्लास इफ यू मल्टीप्लाई 40 बाय 0.6 आपका आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लाई 40 बाय 0.6, 24। 24 में प्लस करो 331 तो क्या आंसर आएगा? प्लस करो 3 31। 355। तो 355 इज द स्पीड ऑफ साउंड एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी बेटा किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर आपको स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करनी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है और स्पीड ऑफ साउंड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स क्या होती है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब मैं आपसे 2 एमसीक्यूज पूछ रही हूँ, वैसे तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐड किए हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, बट लेट मी आस्क 1 to 2 क्वेश्चंस, नेम कॉल करके पूछ लेते हैं ना। तो पहला सवाल है हमारे पास उंजिला के लिए। उंजिला आप मुझे बताओ कि देखो इतने क्या है, उंजिला आप मुझे बताओ स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली, ये तो आपको कैलकुलेट भी नहीं करना, बस इतना मैंने आपके लिए आसान कर दिया। एक्सीलेंट, 331 मीटर पर सेकेंड। नील आपसे सवाल है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड कितनी होगी? 20 डिग्री सेल्सियस में बस 1 सेकंड है। ओके आप कैलकुलेट करो जब तक वी लास्ट क्वेश्चंस फ्रॉम सानिया। सानिया आपसे मेरा सवाल है कि स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस डिपेंड ऑन, गैसेस के अंदर जो स्पीड साउंड की स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये तो सामने ये सानिया बस 343 है, सॉरी देखा ही नहीं था ऑप्शंस में। तो मैं आपका डायरेक्ट आंसर है बता देता हूँ। 343 और सानिया का आंसर है सी, बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर, दोनों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शामिर। शामिर, विच कंडीशन इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? तीनों बताएं। कौन सी कंडीशन साउंड स्पीड ऑफ साउंड को बढ़ाती है इन एयर, वो बताना है आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, ह्यूमिडिटी। एक्सीलेंट, ऑप्शन कौन सा है? ऐसे बताना, आपने देखे ही नहीं होंगे ऑप्शन है ना। हाई ह्यूमिडिटी। इकरा आपसे सवाल है, क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया था तो आपके लिए बस ये क्वेश्चन है कि आप मुझे बताओ कि साउंड ट्रेवल स्लोअर इन गैसेस देन सॉलिड्स, सॉलिड्स के कंपेयर में जो साउंड है वो गैसेस में स्लो ट्रेवल करता है, इसका रीजन क्या है? सी, एग्जैक्टली बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। तो क्लास ये हो गया हमारे पास डिस्कशन रिगार्डिंग दिस थिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक विच इज ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। बेटा कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज होती हैं जिनका साउंड हम सुन सकते हैं, उनसे कम या उनसे ज्यादा साउंड हम सुन नहीं सकते। तो वो जो रेंज है बेसिकली वो लाई करती है बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ऐसा कैसे? देखो, जो 20 हर्ट्ज वाला साउंड है वो मतलब मिनिमम फ्रिक्वेंसी है, कि मतलब इससे कम फ्रिक्वेंसी हम सुन नहीं सकते। सो इस मिनिमम फ्रिक्वेंसी का एक नाम है, तो आप लोगों में से मुझे कोई बता दे। द मिनिमम फ्रिक्वेंसी विच वी कैन हियर इज 20 हर्ट्ज एंड इट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक। एग्जैक्टली इंफ्रासाउंड। और जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है विच इज 20,000 हर्ट्ज, जो हम मैक्सिमम इतनी सुन सकते हैं, इट इज कॉल्ड अल्ट्रा। अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो ये हमारी रेंज है। अब यहाँ पर लिखा है कि जो ह्यूमन ईयर है वो ना तो इससे कम फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से, और ना 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा सुन सकते हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग ऑडिबिलिटी रेंज होती है, उम्र के साथ बढ़ती है। अगर आप नोट करो तो जिनकी एज बढ़ जाती है तो उनको कम सुनाई देता है बिकॉज उनकी रेंज कम हो जाती है। यहीं पर हमारे पास जो बच्चे हैं वो 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, बट ओल्ड पीपल कैन नॉट हेयर साउंड इवन अबव 15,000 हर्ट्ज। तो ये एक न्यू बात आपको पता चली। सही है, क्लियर है? जी मिस। तो ऐसी रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी जो इंसानों के कान सुन सकते हैं उसे हम कहते हैं ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। अब हमने जब इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड को डिस्कस कर ही लिया है तो लेट्स डिस्कस मोर डिटेल। पहले हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रासाउंड को। सो लेट्स स्टार्ट विद अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का एक और नाम है अल्ट्रासोनिक साउंड। यस नील?
वैसे अपनी ये पेट्स वाला नहीं पढ़ा है, टिडबिट्स वाला। क्या नहीं बताया? पेट्स वाला? हाँ जी। पेट्स पता है किसे कहते हैं? नहीं जी, मिस वॉचमेट। हाँ, पेट्स, PETS, वो वाला पेट्स कह रहे हैं ना आप, जो घर में पालतू जानवर होते हैं, उनकी बात कर रहे हो? ये ब्लू ब्लू कलर का लिखा हुआ है ना, ये जिसमें रेड कलर का मार्किंग है, टिडबिट्स येलो कलर का लिखा हुआ है। अच्छा, बेट्स बैट। कैन हियर। अच्छा अच्छा, बैट्स बैट्स, सही सही। जी मिस। 1 सेकेंड। हाँ, बैट्स की बात करते हैं। देखो, जो बैट्स होते हैं हमारे पास, यानी कि चमगादड़, तो वो 1,20,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं। मतलब कि इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी का साउंड जो कोई और, मतलब हाई पिच साउंड। पता है हाई पिच क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि, हाँ, मेरी लाइन मुझ पे देखो, क्योंकि जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है वो डिपेंड करती, पिच जो है वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पर। अगर इतनी ज्यादा हमारे पास फ्रिक्वेंसी है तो मतलब ज्यादा पिच वाला साउंड है। तो यही रीजन है कि जो चमगादड़ है वो बहुत ज्यादा हाई पिच हाई फ्रिक्वेंसी वाले साउंड सुन सकते हैं, जो और कोई नहीं सुन सकता। ठीक है, यहाँ पर और भी लिखा हुआ है कि जो माइस यानी कि चूहे होते हैं, दे कैन हियर द साउंड टिल यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाइक 1,00,000 हर्ट्ज तक का साउंड वो सुन सकते हैं। ठीक है, डॉग्स 35,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकते हैं, कैट्स 25,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकती हैं, बट ह्यूमन कैन ओनली हियर अबाउट 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो दैट्स ऑल। सबसे ज्यादा जो मतलब रेंज है ना, वो उनकी होती है, बैट्स की होती है। ठीक है, आगे चले। जी मिस। डेफिनेशन। जी मिस। अल्ट्रासाउंड का मतलब होता है, अल्ट्रासाउंड को हम अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कहते हैं। बेटा, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं, सो दे आर हैविंग द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। मतलब ऐसे साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, मतलब जो हमारी रेंज के बाहर साउंड है, उसे ही हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं या अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। इफ यू आर वंडरिंग दैट व्हाई आई एम सेइंग सो फास्ट, बिकॉज दिस इज वन शॉट, तो कहीं पर तो फायदा लेना जल्दी जल्दी बोलने का। देखो, जो हमारी रेंज है उससे भी ज्यादा का जो साउंड होता है, मींस हमारी रेंज है 20,000 हर्ट्ज। अगर 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा का साउंड होता है तो उसे हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड। मींस हम सुन नहीं सकते इसको। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये यूज होता है इन मेडिकल फील्ड एंड टेक्निकल फील्ड। पहले बात करते हैं मेडिकल फील्ड की। देखो, मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासोनोग्राफी एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स लाइक लिवर, किडनीज, हार्ट, गॉल ब्लैडर, इन शॉर्ट के हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट किसी भी ऑर्गन का इमेज कैप्चर कर सकते हैं। नाउ हाउ दिस वर्क्स, हम क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड वेव्स को बॉडी में सेंड करते हैं, हम नहीं, जो भी डॉक्टर होते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स उस ऑर्गन से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं, और जिससे रिफ्लेक्ट होकर आती हैं तो दे क्रिएट अ इमेज। तो इन दिस वे अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू क्रिएट इमेजेस, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा प्रेगनेंसी स्कैन्स, आपने सुना होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड किया जाता है, नॉट एक्सरे। इसका रीजन मैं आप लोगों से पूछूंगी, पहले मैं थोड़ा समझा दूं। प्रेगनेंसी स्कैन्स आर वाइडली यूज्ड टू ऑब्जर्व द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ फीटस। फीटस का मतलब कि जो जिसकी अभी बर्थ नहीं हुई, उस बच्चे को हम फीटस कहते हैं। सो फीटस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए हम प्रेगनेंसी स्कैन्स करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो है वो एक्सरे से सेफ होता है। तो ऐसा क्यों होता है, बता भी दिया मैंने। देखो, जो एक्सरे होता है हमारे पास, उसमें कुछ हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सरे करवाया जाए तो वो एक्सरे जो बेबी का ब्रेन है उसको मतलब डैमेज कर सकता है, बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है। ऐसा ना हो इसीलिए कभी भी प्रेगनेंसी के टाइम पर एक्सरे नहीं होता, बल्कि अल्ट्रासाउंड होता है। बिकॉज अल्ट्रासाउंड वेव्स डजंट हार्म बेबी, सो दैट इज वाई वो हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बता देते हैं और नुकसान भी नहीं होता। सो दिस इज द सेकंड यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। द थर्ड वन इज डिटेक्टिंग एबनॉर्मलिटीज। अगर हमें हमारे गॉल्स ब्लैडर में, किडनी में स्टोन हो जाए, ट्यूमर हो जाए, सिस्ट हो जाए, मतलब कि बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स का। एक और चीज भी थी, मैंने क्लास याद है आपको, होमोस्टेसिस में बताया था कि नील आप थे। तो नील, आप मुझे बताओ कि कोई भी बता दे, कोई भी बता दे कि ड्यूरिंग एंड प्रोसीजर हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज करते हैं उस स्टोन को तोड़ने के लिए। ठीक है, किडनी में जो स्टोन हो जाते हैं उनको तोड़ने के लिए वी यूज अल्ट्रासाउंड वेव्स। अब मुझे बताओ उस प्रोसेस का नाम क्या है? लिथोट्रिप्सी, एग्जैक्टली इकरा। तो लिथोट्रिप्सी इज अ प्रोसीजर जिसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए स्टोन को तोड़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज इकोकार्डियोग्राफी। क्लास बताओ, द कार्डियो वर्ड स्टैंड्स फॉर, कार्डियो वर्ड से आपको क्या पता चला, किसकी बात हो रही है? हार्ट। हाँ, दिल की। तो एग्जैक्टली कंजुल। तो ऐसा होता है हार्ट कि की। एग्जैक्टली अंजुला।
तो ऐसा होता है कि हार्ट को चेक करने के लिए, एग्जामाइन करने के लिए कि वो कैसी उसकी फंक्शनिंग है, कैसे काम कर रहा है, या जो हमारे दिल के वॉल्व होते हैं, जिसे हम कहते हैं दिल के वॉल्व भी कहते हैं, तो हमारे जो हार्ट के वॉल्व होते हैं, मिट्रल वॉल्व हो गया और उसके अलावा दूसरे वॉल्व हो गए, उनकी पंपिंग को, उनकी एफिशिएंसी को डिटेक्ट करने के लिए, ब्लड फ्लो को देखने के लिए, मतलब कि इन शॉर्ट हार्ट की सारी फंक्शनिंग, उसका वो कैसे काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब देखने के लिए भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है थ्रू अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो ये थे हमारे पास अल्ट्रासाउंड वेव्स के यूजेस इन द मेडिकल फील्ड। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टेक्निकल फील्ड। मेडिकल फील्ड क्लियर है? कोई क्वेश्चन क्लास? नो मिस। ओके। टेक्निकल यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स और अल्ट्रासाउंड। सबसे पहला है सोनार। सोनार की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताओ। साउंड नेविगेशन एंड 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 के आगे रेंजिंग सिस्टम। रेंजिंग सिस्टम। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम इज नोन एज सोनार। अब सोनार में क्या होता है, देखो हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं कि पानी के नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, कितना डिस्टेंस पर है, किस डेप्थ पर मौजूद है, उसकी गहराई क्या है। मतलब कि इन शॉर्ट जब हम शिप में होते हैं तो नीचे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो नहीं है जिससे शिप टकरा कर एक्सीडेंट हो जाए, मतलब कोई भी इंसिडेंट हो जाए, तो इस चीज से बचने के लिए हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं। अब सोनार में होता क्या है कि एक मशीन होती है जो अल्ट्रासाउंड वेव्स को नीचे की तरफ भेजती है। वो अल्ट्रासाउंड वेव्स नीचे जाकर टकरा कर वापस आती हैं और बताती हैं कि उस ऑब्जेक्ट की गहराई कितनी है, क्या वो हम सेफली उस चीज से गुजर सकते हैं या नहीं। तो बेसिकली ये काम करता है इको प्रिंसिपल पे। आपको पता है कि अगर डिस्टेंस 17 मीटर होगा तो इको क्रिएट होगा, अगर डिस्टेंस 17 मीटर नहीं है तो इको क्रिएट नहीं होगा। तो ये इको के प्रिंसिपल पे हमें ऑब्जेक्ट्स की गहराई बताता है। सेकेंड है इंडस्ट्रियल यूजेस। आपको पता है कि अगर बड़ी बड़ी मशीन्स में कोई क्रैक आ जाए, कोई फॉल्ट हो जाए, तो भी हम इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स का। तो ये क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं कि अगर उसमें कोई क्रैक होता है तो बता देते हैं कि भाई इस पॉइंट पर कोई क्रैक है, इसलिए जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, मीन्स वहां पे साउंड, कोई ना कोई क्रैक आ गया जिसकी साउंड क्रॉस हो रहा है बट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट होता है इन कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, एरोस्पेस वगैरह, जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, शिफ्ट होती हैं, शिप्स होती हैं, उनमें। एक और भी चीज है पता है, अगर ये ज्वेलरी है, अब आपको पता है ज्वेलरी इज वेरी एक्सपेंसिव, तो हम ऑब्वियसली उसको पानी में धो तो सकते ही नहीं है, मतलब थोड़ी सी केयर करते हैं ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स को पानी में डालते हैं। एक मशीन होती है जिसमें, मैं आपको दिखा देती हूँ, इमेज हमारे पास थी, जिसने मुझे इस लेक्चर के एंड में मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर दिए, उसको कल के टेस्ट में 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। सो हेयर इज क्लास। ये आपके सामने एक मशीन आपको नजर आ रही है, नजर आ रही है? हाँ बस। नहीं? ओके, दोबारा पेस्ट करते हैं इसको, अब आएगी। नहीं। तो ये आपके सामने आपको एक मशीन नजर आ रही है। इसमें बेसिकली करते क्या है कि इसमें पानी होता है और अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं। आप ज्वेलरी को यहाँ पे रखते हो, अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या करती हैं कि रैपिड वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं। उन वाइब्रेशंस की मूवमेंट की वजह से ये जो डेलिकेट ज्वेलरी होती है, एक्सपेंसिव ज्वेलरी होती है लाइक डायमंड्स वगैरह, तो वो क्लीन हो जाती है। मीन्स कि हम डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स को, डेलिकेट ज्वेलरी को, देखो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं ना जिनको हम खुद, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उनको भी क्लीन करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। वॉचेस को, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को,
ज्वेलरी को, इन सब चीजों को क्लीन करने के लिए वी यूज अल्ट्रासाउंड वेव्स, तो इट इज ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग एज वेल। द लास्ट वन इज इकोलोकेशन इन एनिमल्स, ये मैंने आपको उस दिन बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो डॉल्फिन्स होती हैं, बैट्स होते हैं, अब देखो क्या हो रहा है कि एक वेल है, ठीक है, ये हमारे पास एक मछली है और ये बहुत बड़ी मछली है, ठीक है। अब इसके सामने छोटी छोटी सी मछलियां हैं और इस मछली को उन मछलियों को खाना है, ठीक है। आई नो दिस इज नॉट लुकिंग वेल बट इमेजिन दिस इज वेल। अब इस वेल को इन छोटी मछलियों को खाना है तो ये क्या करती है, देखो नजर तो आता नहीं है पानी में ऑब्वियसली, ठीक है। मछली अपनी साउंड वेव्स को यानी कि अल्ट्रासाउंड वेव्स को भेजती है, उनके पास अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, ये टकराती हैं इन छोटी मछलियों से और इन छोटी मछलियों की लोकेशन इस बड़ी मछली को पता चल जाती है। और हैरत की बात पता है क्या है, मतलब आप लोग यकीन नहीं करोगे, just by sending the ultrasonic waves, a whale can analyze the shape, size and distance of the another object. नहीं उजला फिश को नजर नहीं आता, तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड वेव्स को भेजने के जरिए मछली को अगली मछलियों का साइज भी पता चल जाता है, शेप भी पता चल जाती है और डिस्टेंस भी पता चल जाता है। तो मींस इसको हम कहते हैं इको लोकेशन, के इको के जरिए एनिमल्स एक दूसरे को लोकेट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इको लोकेशन इन एनिमल्स, ठीक है। नाउ वी हैव सम एमसीक्यूज। मिस आप अल्ट्रासाउंड इतना डिटेल से पढ़ाया, व्हाट अबाउट इंफ्रा? द रीजन इज कि इंफ्रासाउंड हमारे एसएलओज में नहीं था ना, अल्ट्रासाउंड वेव्स के यूजेस बहुत थे, तो इसलिए उसको डिस्कस किया था कि अलग से, कि पहले बताओ अल्ट्रासाउंड में और इंफ्रासाउंड में डिफरेंस क्या है, फिर ये बताओ कि अल्ट्रासाउंड वेव्स के यूजेस क्या है, मेडिकल यूजेस और टेक्निकल यूजेस, इसीलिए हमने इसको डिटेल में अलग पढ़ा है। जी मिस। तो पहला सवाल है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स? एंड क्लास यू हैव सम सेकंड्स टू आंसर। तो कंजुल कह रही है बी, सी। सानिया कह रही सी है सी, मिस। शामिर कह रहे हैं सी, सी। सी जीनियस का है उंजिला, सी। ओ। The correct answer is also yes, Kanzul, C, greater than 20,000 hertz. Okay, we have the second question. Ultrasound waves are, ultrasound waves कौन सी होती है, ये मैंने उस दिन बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, याद है जब डिटेल में डिस्कस किया था। कंजुल कह रही बी, सानिया कह रही बी, बी मिस। बी। The correct answer over here is excellent B. ये मैंने कहा था लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है और मैकेनिकल भी, इसलिए तो इनकी इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। We have the third question. Which of the following animal uses ultrasound for navigation and hunting? तो उंजिला कह रही बी, कंजुल कह रही बी, सानिया कह रही बी, यस शामिर, नील, इकरा, बी, ई। डी या बी? द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज बी, बेट, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन, मेडिकल यूजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मेडिकल यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड? बेटा अल्ट्रासाउंड का सबसे कॉमन मेडिकल यूज क्या कहाँ है, किसमें है? उंजिला कह रही बी, सानिया कह रही बी, कंजुल कह रही बी, कंजुल ने बोल देना बस अभी सही होगा। नील कह रहे हैं बी, बी, बेटा एक बार बोला बी। करो। शामिर कह रहे हैं बी। द करेक्ट आंसर इज बी, इमेजिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड फीटस मीन सोनोग्राफी। We have the third question. Why is ultrasound preferred over X-rays in pregnancy scans? During pregnancy scans, why do we prefer ultrasound as compared to X-ray? तो कंजुल कह रही सी, साना कह रही सी, उंजिला कह रही सी। गर्ल्स पहले आंसर करती हैं। शामिर, नील, सी। The correct answer is also C. Safe because it does not harm, it does not use harmful ionizing radiation. ओके हमारे पास 6 क्वेश्चन है, इसको छोड़ो, इजी हो गए तो 2 क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं, आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सोनार किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? क्वेश्चन नंबर 8। विल टेक स्टार्टिंग रिस्पॉन्सेस। यस क्लास, हरी अप। सोनार वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो उंजिला कह रही बी, सानिया कह रही बी, नील, शामिर, उंजिला ने बता दिया है, कंजुल,
बी? बी मिस। बी एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर इज बी। हमने कहा था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, जिसको हम इको कहते हैं। अब आखिरी टॉपिक हमारे पास साउंड का, इसको भी देख ले, नॉइज पॉल्यूशन। इसमें एन लगा देते हैं। नॉइज का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है म्यूजिकल साउंड जो सुनने में अच्छा लगता है, प्लेजेंट होता है, उसका एक रेगुलर पैटर्न होता है। लेकिन एक ऐसा साउंड होता है जो इसमें से कुछ भी नहीं होता, मीन्स विच इज अनप्लेजेंट टू हेयर, विच हैज इरेगुलर पैटर्न, मतलब जो सुनने में अच्छा नहीं लगे, जिसका इरेगुलर सा पैटर्न हो, तो उसे हम नॉइज कहते हैं। अब नॉइज पोल्यूशन की कुछ इफेक्ट्स होते हैं, लाइक सबसे पहला कि हेयरिंग प्रॉब्लम्स। अगर हम लंबे अरसे तक नॉइज को सुनेंगे तो हमारी हेयरिंग कम हो सकती है। स्ट्रेस एंड इरिटेशन, लाउड नॉइज की वजह से हमें एंजाइटी और टेंशन हो जाती है। और बहुत सारी नॉइज पोल्यूशन की वजह से हमें सोने में डिफिकल्टी होती है। और मैंने आपको उस बीमारी का नाम भी बताया था क्लास, वो नाम क्या था? अ डिजीज इन विच वी कांट स्लीप। इंसोमिया। वेल डन कंसुल, इंसोम्निया, ठीक है। द फोर्थ वन इज रिड्यूस कंसंट्रेशन। देखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, आपके भाई आपको बराबर में आके तंग करे, लाइक फरहान, तो जब आप तंग होगे, आप फोकस नहीं कर पाओगे, तो मीन्स नॉइज ऑल्सो रिड्यूस कंसंट्रेशन विच मेक्स द स्टडिंग हार्डर। द फिफ्थ वन इज हेल्थ इश्यूज। लॉन्ग एक्सपोजर अगर साउंड का रहता है तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से अल्टीमेटली हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज नॉइज इंक्रीजेस रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स। मैंने आपको बताया था उस दिन, एग्जांपल दी थी। देखो, ये एक रोड है, ठीक है। अब यहाँ से एक गाड़ी जा रही है और एक गाड़ी यहाँ से सीधी आ रही थी, ठीक है। अब ये टर्न है। अगर ऐसा रूल होता है कि अगर आप सीधे जा रहे हो, बीच में कोई टर्न है, या आप इस गली से जा रहे हो, आगे दो दो मोड़ है, तो यू नीड टू वर्ड नहीं आ रहा मेरे माइंड में, खैर, आप हॉर्न बजाते हो। जब आप हॉर्न बजाते हो तो अगले उसको पता चल जाता है कि यहाँ से कोई ना कोई गाड़ी आ रही है। बट फॉर इमेजिन, यहाँ पे कुछ बच्चे ऑलरेडी शोर कर रहे थे, जिसकी वजह से आपने हॉर्न नहीं सुना, तो इसकी वजह से दोनों गाड़ी आपस में टकरा सकती हैं और एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो यही रीजन है कि ये कंसंट्रेशन रिड्यूस कर देते हैं और वर्क प्लेसेस पे और रोड्स पे एक्सीडेंट हो सकते हैं। द नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग्स, देखो, हर चीज का एक सेफ लेवल होता है। मैंने आपसे कहा था कि जो वॉल्यूम है, जो लाउडनेस है, ठीक है, वो कब कब हमारे पास नुकसानदा होती है। देखो, एक तो नॉर्मल वॉल्यूम होता है, बट नुकसानदा तब होती है जब उस चीज का एक्सपोजर मींस ड्यूरेशन ज्यादा हो। द लॉन्गर यू आर एक्सपोज टू नॉइज, द ग्रेटर द रिस्क ऑफ डैमेज। जितना ज्यादा आप नॉइज में एक्सपोज रहोगे, उतना ज्यादा आप डैमेज है, मतलब उतना ज्यादा रिस्क है डैमेज का। 2 मिनट के लिए आपने साउंड सुना, ज्यादा था, चलो ठीक है, इट्स ओके, आपने कर लिया बर्दाश्त। अगर वही साउंड आप 1 घंटे तक कंटिन्यूसली सुनते रहो, तो इट विल इरिटेट यू टू द कोर, एंड यू विल फील ऑब्वियसली इरिटेटेड, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स, ऑल दीज थिंग्स, मतलब सारे रिस्क हो जाएंगे। तो वो कितना नॉइज लेवल होना चाहिए जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं पर वर्किंग डे? तो बेटा, इट इज, मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था वो, अगर आप लोग को याद हो तो बताओ, इन दीज ऑप्शंस विच प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू वर्क प्लेस नॉइज अबव विच रेंज ऑफ साउंड लेवल्स कैन बी हार्मफुल टू हियरिंग। मतलब कितना साउंड जो है, अगर इस रेंज में होगा तो फिर नुकसानदा होगा सेहत के लिए। तो नील कह रहे हैं सी, एग्जैक्टली उंजिला भी कह रहे हैं सी। सी। द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो सी, 85 to 90 डेसिबल्स। इतना साउंड अगर रेंज में सुन रहे हो ना आप लोग, तो नुकसान होगा। आखिरी बात कि हाउ टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन, तो बेटा द फर्स्ट थिंग इज कि आप इस्तेमाल करो साइलेंसर्स का या मफलर्स का इन व्हीकल्स। अब गाड़ियों में अगर साइलेंसर, आपको पता है आजकल साइलेंसर्स को खुद ही हटा देते हैं फॉर क्रिएटिंग अ नॉइज। तो खैर, यू नीड टू यूज द साइलेंसर ताकि आपकी व्हीकल से, आपकी गाड़ी से आवाज नहीं आए। यू नीड टू प्लांट ट्रीज। इसका रीजन ये है कि जो प्लांट्स होते हैं, दे एक्ट एज अ बैरियर। साउंड जब, जैसे लीव है, आपने बहुत सारे प्लांट्स लगाए अपने आसपास, तो जो साउंड होगा वो लीफ से टकरा कर फिर वापस आएगा, तो उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी रेंज कम हो जाएगी। तो दे एक्ट एज अ बैरियर। साउंड प्रूफिंग, अपने घरों में साउंड प्रूफिंग करें, वर्क प्लेसेस पे, ताकि अंदर की आवाज बाहर नहीं जाए। यू कैन यूज डबल ग्लेज्ड विंडोज एंड एकॉस्टिक पैनल्स। और इसके अलावा है जोनिंग लॉज, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो रेजिडेंशियल एरियाज है, यानी कि ऐसी जगह जहां पर लोग रहते हैं, उससे इंडस्ट्रीज को दूर रखा जाए। अपनी मेंटेनेंस रखें गाड़ियों की, ताकि शोर ना हो। और आखिरी के, लाउड स्पीकर, हॉर्न्स एंड फायरवर्क्स को बंद रखें। सो दिस इज ऑल। हमारी क्लास कंप्लीट होने में जस्ट 1 मिनट रह गया है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग जब रखेंगे बायो की अभी, तो उसमें मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूंगी, एंड वो हम स्टार्ट करेंगे 10:30 पर। इट्स 11:15, तो आप, यू कैन have a break for 15 minutes. After that, 11:30 we'll start bio and we'll cover the remaining topics. तो मिस, इससे 10:30 बजे क्लास है एक दूसरी।
जी जल्दी बताएं, जल्दी क्या कह रहे हैं? 10:30 बजे फिर से एक क्लास। 10:30 बजे क्या है, क्लास मिस है? आई ऑनेस्टली कांट हियर, क्या कह रहे हैं 10:30 बजे? आप भले नहीं लो नील, वो एक्चुअली दो स्टूडेंट्स ने कहा था ना कि होमोस्टेसिस को कंप्लीट करना है, और मैंने उनसे कमिट भी किया था।